तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं धारा सिंह गुर्जर। सभी को दोस्तों नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, राम राम दोस्तों। आप सभी का देव क्लासेस जो ऑनलाइन पाठशाला है, इसमें देव क्लासेस परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है दोस्तों, हार्दिक स्वागत करता है और अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, अरे सभी को नमस्कार दोस्तों, बेटा सभी को गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बेटा, राधे राधे। हाँ बेटा, देखिए अपन जो क्लास है इतिहास की क्लास है और इसको अपन आगे करते हैं। पिछली कक्षा के बारे में हमने अध्ययन किया था बेटा कि पिछली कक्षा में आपका अपने जो क्लास है उसमें दोस्तों आपकी गुप्त काल के बारे में जानकारी चल रही, यानी कि गुप्त काल का अपन अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। और गुप्त काल के अपन ने पिछली 2 या 3 कक्षाओं में अपन ने इसका जो सामान्य परिचय है और उसके बाद में इसके जो प्रथम यानी कि श्री गुप्त नाम का जो राजा है आपका वो, उसके बाद में घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्र गुप्त तक अपन आ गए थे। यानी कि जो पिछली कक्षा थी, यानी कि कल की जो आपकी क्लास थी, उसमें दोस्तों अपन ने आपके समुद्र गुप्त के बारे में, प्रयाग प्रशस्ति की समुद्र गुप्त की हमें कहां से जानकारी प्राप्त होती है, ध्यान देना बेटा कि समुद्र गुप्त की हमें कहां से जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अपन ने देखा प्रयाग प्रशस्ति, ऐरन अभिलेख, नालंदा का ताम्र पत्र लेख, यहां तक मतलब अपन ने अध्ययन कर लिया। उसके बाद में दोस्तों सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने शासन काल में कई मुद्राएं हमें प्राप्त होती है और उन मुद्राओं के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। देखिए दोस्तों, मैं क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं आपसे कहता हूं कि सभी को नमस्कार बेटा, राधे राधे, राम राम बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बेटा। मैं आगे क्लास तभी शुरू करूंगा बेटा जब आप एक बार इस क्लास को दोस्तों अपने साथियों को शेयर कर दीजिए और दबा करके ही दोस्तों एक बार लाइक भी इसको जरूर कर दीजिएगा। जो साथी जुड़े हुए हैं लैब से दोस्तों एक बार इसको शेयर जरूर कीजिए जिससे अपन अपने क्लास को आगे कंटिन्यू कर सके। देखते हैं, देखो बेटा कौन कौन क्लास को लाइक और शेयर करता है, तभी इस क्लास का आनंद कुछ और होगा और इस क्लास के बारे में आपके साथियों को दोस्तों पता भी चले जाएगा। देखिए शुरू करते हैं आगे अपन इस क्लास के बारे में। दोस्तों अपन कल पढ़ रहे थे आपके सम्राट समुद्रगुप्त की मुद्राओं के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सम्राट जो समुद्रगुप्त है उसके हमें 6 प्रकार की मुद्राओं का इतिहास में उल्लेख प्राप्त होता है। कितने प्रकार की मुद्राओं बेटा कि 6 प्रकार की मुद्राओं का हमें इतिहास के अंतर्गत उल्लेख प्राप्त होता है। अब देखते हैं बेटा कल की जो क्लास थी अपन ने जो अंतिम जो आपका टॉपिक था उसमें अपन ने बेटा 2 प्रकार की समुद्रगुप्त के 2 प्रकार की मुद्राओं का अपन ने अध्ययन कर लिया था। यानी कि कौन कौन सी, जैसे अपन बात करें पहले अपन ने देखा था बेटा कि गरुड़ प्रकार की मुद्राएं। कौन सी बेटा? गरुड़ प्रकार की मुद्राएं, यानी कि सम्राट जो समुद्रगुप्त था उसने की हमें गरुड़ प्रकार की मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। इन मुद्राओं पर बेटा एक तरफ गरुड़ ध्वज अंकित है, यानी कि मुख्य भाग पर हमें इन मुद्राओं के दोस्तों गरुड़ ध्वज प्राप्त होता है। दोस्तों देखिए इसके बाद में हमें बात आती है कि सम्राट समुद्रगुप्त की इन मुद्राओं से हमें नागवंशी राजाओं के ऊपर विजय हासिल करने का उल्लेख प्राप्त भी होता है। ऐसा मानते हैं कि सम्राट समुद्रगुप्त ने दोस्तों ये अपनी जो मुद्राएं थी वो दोस्तों नागवंशी राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद में शायद जारी की गई थी। उसके बाद में अगली जो मुद्राएं हमें उल्लेख मिलता है वो आती है दोस्तों आपकी कौन सी? धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं। ध्यान देना कौन सी है बेटा? धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं। हमें इन मुद्राओं से उल्लेख मिलता है कि एक तरफ सम्राट यानी कि मुख्य भाग पर सम्राट धनुष बाण लिए हुए
की आकृति अंकित है इन मुद्राओं के ऊपर। दोस्तों बहुत आनंद के साथ में आज अपने इस क्लास को बहुत अच्छे आनंद के साथ में और मजे के साथ में अध्ययन करेंगे। आप एक बार अपने साथियों को दोस्तों इस क्लास को लाइक और शेयर करने के लिए जरूर बोलिएगा और आप भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर देखिए क्लास का आनंद कैसा होता है, बहुत अच्छी तरीके से आपके जो गुप्त काल है, मैंने पहले भी बताया कि गुप्त काल में से आपके 2 या 3 प्रश्न सबसे ज्यादा आने की संभावना इतिहास के अंदर रहती है। तो दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के अंतर्गत आए तो वो क्वेश्चन आपका यहां से गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों एक बार आप इसको ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, बहुत आनंद आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अपन कोई इतिहास पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो अपन एक सामान्य जो चर्चा के रूप में जो देखते हैं उसी अंदाज के रूप में अपन इतिहास पढ़ रहे हैं। तो देखिए दूसरे प्रकार की जो आपकी मुद्राएं हैं, कौन सी? धनुर्धर प्रकार की। इन मुद्राओं में मुख्य भाग पर सम्राट के द्वारा धनुष बाण लेवे की आकृति हमें प्राप्त होती है और उसके बाद में दोस्तों इन सिक्कों पर हमें सम्राट की एक उपाधि भी प्राप्त होती है और उस उपाधि का क्या नाम था? देखिए कमेंट बॉक्स में एक बार उस उपाधि का नाम बताने का प्रयास कीजिए कि क्या नाम था। कल अपन ने इसके बारे में दोस्तों चर्चा कर ली थी। देखिए बेटा बताने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन जो साथी है जो जुड़े हुए हैं वो बेटा कल की क्लास को अच्छी तरीके से उन्होंने अध्ययन किया था। एक बार देखिए बेटा अपन चलते हैं आगे कि कौन सी उपाधि सम्राट समुद्रगुप्त की हमें धनुर्धारी प्रकार की मुद्राओं में प्राप्त होती है। देखिए बेटा अप्रतिरथ। कौन सी बेटा? अप्रतिरथ। यानी कि इस प्रकार की उपाधि हमें सम्राट समुद्रगुप्त की कौन से प्रकार के मुद्राओं या सिक्कों पर हमें अंकित है या उल्लेखित मिलती है? धनुर्धारी प्रकार की मुद्राएं। यहां तक कोई समस्या नहीं है। यहां तक दोस्तों अपन ने पिछली कक्षा के बारे में चर्चा की है कि मैं आपको मुख्य टॉपिक पर लाने के लिए पहले पिछली जो कक्षा में अपन ने अध्ययन किया था, यानी कि कल की क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था उसके बारे में एक सामान्य परिचय या अपना रिवीजन था। अपन अब आगे शुरुआत करते हैं। ध्यान देना बेटा, आगे शुरुआत करते हैं कि सम्राट समुद्रगुप्त के द्वारा हमें और कौन सी मुद्राओं का इतिहास के अंतर्गत उल्लेख प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों आइए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, आपको इतिहास के बारे में हम अच्छे से अच्छे अध्ययन करवा सके। देखिए बेटा अपन चलते हैं आगे। समुद्रगुप्त की मुद्राएं एक बार देखने का इधर प्रयास करना बेटा। देखिए अपन ने 2 प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख कर लिया या अपन ने अध्ययन कर लिया। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं अगली जो हमें इतिहास के अंतर्गत जो मुद्राएं उल्लेखित मिलती है वो है बेटा आपकी प्रसु प्रकार की। कौन सी बेटा? प्रसु प्रकार की मुद्राएं। हमें सम्राट समुद्रगुप्त की प्रसु प्रकार की मुद्राओं का भी इतिहास में उल्लेख मिलता है। देखिए बेटा इसके इन मुद्राओं में ध्यान देना, इन मुद्राओं में बेटा मुद्राओं में मुख्य भाग पर प्रसु का चिन्ह अंकित है। इसीलिए इन मुद्राओं को दोस्तों क्या कहा गया है? प्रसु प्रकार की मुद्राएं इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन मुद्राओं पर दोस्तों हमें एक भाग पर या मुख्य भाग पर किसका चिन्ह अंकित मिलता है? प्रसु प्रकार का हमें इस
मुद्राओं पर, इन मुद्राओं पर प्रसु प्रकार का चिन्ह अंकित या उल्लेखित मिलता है। इसी कारण इतिहास में इन मुद्राओं को प्रसु प्रकार की मुद्राएं कहा जाता है। आगे देखिए, हमें अगले प्रकार की मुद्रा प्राप्त होती है और वो है बेटा आपकी सबसे महत्वपूर्ण, कौन सी है? अश्वमेघ, अश्वमेघ प्रकार की मुद्राएं। कौन सी है बेटा? अश्वमेघ प्रकार की मुद्राएं। सम्राट समुद्रगुप्त की हमें अश्वमेघ प्रकार की मुद्राओं का भी उल्लेख इतिहास में मिलता है बेटा। ध्यान देना, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमें प्रयाग प्रशस्ति में, ध्यान देना, मैं जो लाइन बोल रहा हूं एक बार उस पर, कि हमें प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है, लेकिन सम्राट समुद्रगुप्त की अश्वमेघ प्रकार की मुद्राओं मिलने के कारण हमें ये पता चलता है कि सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने शासन काल में एक अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। इसलिए इतिहासकारों ने यह निर्णय लिया है या इतिहासकारों ने यह उल्लेखित किया है कि सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाने के बाद में शायद अश्वमेघ यज्ञ किया होगा, बाद में, उससे पहले नहीं। कि प्रयाग प्रशस्ति जब लिखवाई गई थी उस समय सम्राट समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ नहीं किया था, लेकिन बाद में अपने शासन काल में सम्राट समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है दोस्तों? इन मुद्राओं से हमें अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए कि क्या है ये मुद्राएं बेटा, ये मुद्राएं समुद्रगुप्त के अश्वमेघ यज्ञ करने का प्रमाण है। समझ में आ गए बेटा कि जो अश्वमेघ प्रकार की मुद्राएं हमें प्राप्त होती है सम्राट समुद्रगुप्त की, उन मुद्राओं से अश्वमेघ यज्ञ करने का हमें उल्लेख मिलता है या जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं कि क्या है, कौन से प्रकार की मुद्राएं हैं। देखिए आगे बेटा हमें मुद्राएं मिलती है इसकी, और वो है दोस्तों आपकी वीणा वादन। कौन सी बेटा? वीणा वादन प्रकार की मुद्राएं। सम्राट समुद्रगुप्त की हमें जो अगली मुद्राएं इतिहास के अंतर्गत प्राप्त होती है, उन मुद्राओं में बेटा आपकी कौन सी है? वीणा वादन प्रकार की मुद्राएं। अब इनमें देखिए कि हमें प्रयाग प्रशस्ति में भी इसकी जानकारी मिलती है और इन मुद्राओं से भी जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश के सम्राट या मगध राज्य के राजा समुद्रगुप्त अपने शासन काल में वीणा या संगीत का बहुत ज्यादा रुचि रखता था, या इस कार्य में सम्राट अपनी रुचि प्रदर्शित करता है। इन मुद्राओं से मिलने के बाद में हमें यह अंदाजा लगा सकते हैं बेटा कि सम्राट समुद्रगुप्त यानी कि संगीत का ज्ञाता था, विशेषज्ञता, और इस वीणा में अपनी रुचि भी प्रदर्शित करता था। तो यहां तक देखिए कि इसके अंदर इन सिक्कों पर मुख्य भाग पर सम्राट वीणा बजाते हुए, इन सिक्कों पर मुख्य भाग पर सम्राट वीणा बजाते हुए की आकृति प्राप्त होती है।
ये देखिए बेटा, इन सिक्कों पर सम्राट एक मुख्य भाग पर हमें किसकी जानकारी प्राप्त हो रही है कि सम्राट वीणा बजाते हुए एक हमें आकृति प्राप्त होती है। इस कारण इन मुद्राओं को वीणा वादन प्रकार की मुद्राएं भी कहा जाता है। और दोस्तों हमें इन मुद्राओं से एक उपाधि की भी जानकारी प्राप्त होती है और उस उपाधि का नाम है दोस्तों क्या है, देखिए इन वीणा प्रकार के मुद्राओं से हमें एक उपाधि प्राप्त होती है और वो है बेटा आपका महाराजा धीराज श्री। देखिए बेटा, एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए। अपन इसको एक बार दोबारा से इसका रिवीजन करते हैं, इसको अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए, सम्राट समुद्रगुप्त, अपन गुप्त काल पढ़ रहे थे। गुप्त काल के अंतर्गत अपन सम्राट समुद्रगुप्त की मुद्राओं के बारे में जानकारी ले रहे थे बेटा। और उनमें देखिए 2 प्रकार की जानकारी मुद्राओं की अपन ने पिछली कक्षा में ले ली थी। अब आगे की जो मुद्राएं हैं उनमें अपन देखते हैं। सबसे पहले प्रसु प्रकार की मुद्राएं। इन मुद्राओं से दोस्तों हमें मुख्य भाग पर एक प्रसु का चिन्ह या आकृति हमें प्राप्त होती है। इसी कारण इन मुद्राओं को प्रसु प्रकार की मुद्राएं कहा जाता है। दूसरा आते हैं अश्वमेघ प्रकार की मुद्राएं। सम्राट समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किया गया था और इस यज्ञ के पश्चात उसने जो मुद्राएं जारी की, उन मुद्राओं पर दोस्तों हमें अश्वमेघ यज्ञ का आकृति या चिन्ह अंकित है। इसी कारण इन मुद्राओं को दोस्तों क्या कहा गया है, अश्वमेघ यज्ञ की मुद्राएं इनको कहा जाता है। आगे आती है कि वीणा वादन प्रकार की मुद्राएं। दोस्तों सम्राट जो समुद्रगुप्त आपका जो राजा था या सम्राट था, वो दोस्तों वीणा बजाने में महारत हासिल रखता था और संगीत में भी वो रुचि रखता था। इन मुद्राओं से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों ये जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति के अंदर भी प्राप्त होती है कि सम्राट वीणा बजाता था और संगीत में रुचि रखता था। इसी कारण इन मुद्राओं को वीणा वादन प्रकार की मुद्राएं कहा जाता है। आगे इन मुद्राओं से दोस्तों हमें एक भाग पर महाराजा धीराज श्री की उपाधि प्राप्त होती है। कौन सी बेटा, महाराजा धीराज श्री की उपाधि कहां से प्राप्त होती है, वीणा वादन प्रकार की मुद्राओं से हमें इस उपाधि की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है बेटा, बहुत आनंद आया दोस्तों। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक बार इसको शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक भी दबा के कर दीजिए। फिर देखिए क्लास का आनंद आपका कैसा रहता है। देखिए दोस्तों, आइए अपने टॉपिक की ओर। यहां तक कोई समस्या नहीं है बेटा, मामला क्लियर है। आगे चले, देखिए चलिए बेटा आगे अपन देखते हैं कि हमें इसकी जो मुद्राएं प्राप्त होती है उनमें एक है बेटा आपके व्याघ्र हनन प्रकार की। कौन से प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख बेटा, व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख। देखिए इनमें क्या है, इन मुद्राओं में, इन मुद्राओं के मुख्य भाग पर व्याघ्र का, इन मुद्राओं के मुख्य भाग पर व्याघ्र का शिकार करते हुए सम्राट की आकृति मिलती है।
क्या मिल रही है बेटा कि सम्राट की हमें व्याघ्र का शिकार करते हुए की आकृति कहां से मिलती है? व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्राओं से हमें ये आकृति या जानकारी मिल रही है कि सम्राट समुद्रगुप्त अपने शासन काल में व्याघ्र का शिकार भी करते थे। आगे देखिए इन मुद्राओं में दोस्तों, इन मुद्राओं पर हमें सम्राट की व्याघ्र प्राकार में इन मुद्राओं पर दोस्तों हमें सम्राट की व्याघ्र प्राकार में नामक उपाधि भी प्राप्त होती है। कौन सी मुद्राओं से दोस्तों हमें व्याघ्र पराक्रम नाम की उपाधि प्राप्त होती है? सम्राट समुद्रगुप्त की व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्राओं से हमें ये उपाधि प्राप्त होती है। उसके बाद में दोस्तों हमें इन मुद्राओं से ध्यान देना, इन मुद्राओं से दोस्तों हमें गंगा घाटी की विजय का प्रमाण मिलता है कि सम्राट ने हो सकता है कि इन मुद्राओं को जब जारी किया तब हो सकता है कि उसने गंगा घाटी की विजय के बाद में इन मुद्राओं को जारी किया था। तो ये दोस्तों आपकी सम्राट समुद्रगुप्त की 6 प्रकार की मुद्राएं अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। यदि अब यहां से कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है तो दोस्तों मैं आपको 100% के साथ ये कह सकता हूं कि आपका क्वेश्चन यहां से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए इन मुद्राओं से आपका गलत नहीं होगा। यानी कि मैं दावे के साथ आपसे यह कह सकता हूं कि यदि आपने यहां इन मुद्राओं का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया तो दोस्तों आपका क्वेश्चन कैसे भी आए, कहां से भी आए, आपका कभी कोई गलत नहीं होगा। एक बार और देखिए दोस्तों इसको कि क्या है आपकी ये मुद्राएं। अगली मुद्रा आती है सम्राट समुद्रगुप्त की व्याघ्र हनन प्रकार की। दोस्तों इन मुद्राओं से हमें मुख्य भाग पर व्याघ्र का शिकार करते हुए हमें सम्राट की आकृति प्राप्त होती है। क्या प्राप्त हो रही है? सम्राट की आकृति। कौन सी मुद्राओं से? व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्राओं से। दोस्तों इन मुद्राओं में हमें सम्राट की व्याघ्र प्राकार में नाम की उपाधि भी हमें प्राप्त होती है। बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि सम्राट के व्याघ्र प्राकार में नामक उपाधि कहां से प्राप्त होती है? व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्राओं से। आगे दोस्तों हमें सम्राट समुद्रगुप्त की गंगा घाटी की विजय का उल्लेख कौन सी मुद्राओं से प्राप्त होता है? व्याघ्र हनन प्रकार की मुद्राओं से हमें ये जानकारी मिलती है कि सम्राट समुद्रगुप्त ने गंगा घाटी की विजय करने के पश्चात इन मुद्राओं को जारी किया था। तो दोस्तों यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, मामला क्लियर है। आगे चले बेटा सभी को राम राम। जो साथी जुड़े हैं लाइव सेशन से मैं उन सभी को बेटा नमस्कार करता हूं और राधे राधे बेटा आप सबका स्वागत करता है देव परिवार, देव क्लासेस बूंदी आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता है बेटा। और अपन आगे चलते हैं। देखिए यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए बेटा आगे अपन चलते हैं। समुद्रगुप्त का राज्यारोहण
देख लेते हैं एक बार। देखिए, सम्राट जो समुद्रगुप्त था उसका जो राज्यारोहण हुआ था उसकी जानकारी दोस्तों हमें प्रयाग प्रशस्ति में, ध्यान देना बेटा, प्रयाग प्रशस्ति में इसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति के 8वें श्लोक में, 8वें श्लोक में जानकारी प्राप्त होती है। कौन से श्लोक में जानकारी मिल रही है बेटा? और इस प्रशस्ति के, ध्यान देना बेटा, इस प्रशस्ति के 4थे श्लोक में हमें ये जानकारी मिलती है, 4थे श्लोक में यह जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए एक सभा बुलाई थी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक मामला क्लियर है बेटा। एक बार देखिए इसको, देखिए आगे चलते हैं अपन। सम्राट समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के बारे में कुछ मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि इनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने, ध्यान देना कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र समुद्रगुप्त को योग्य समझ करके मगध राज्य का सम्राट या उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। इस चीज की जानकारी दोस्तों हमें कहां से प्राप्त हो रही है? आपके प्रयाग प्रशस्ति के हमें 8वें श्लोक से ये जानकारी प्राप्त हो रही है। आगे देखिए बेटा, समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए प्रयाग प्रशस्ति के 4थे श्लोक में वर्णन है या उल्लेख है कि चंद्रगुप्त ने एक सभा बुलाई थी। ध्यान देना, क्या किया था कि सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए अपने दरबार में मंत्रियों की एक सभा बुलाई थी और उस सभा में दोस्तों चंद्रगुप्त ने अपने प्रिय पुत्र सम्राट समुद्रगुप्त को मगध राज्य का सम्राट घोषित कर दिया था। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चलिए बेटा, बहुत आनंद आएगा इतिहास की क्लास के अंदर यदि आप हमारा साथ देते रहे तो दोस्तों हम इसे अंदाज में और इसी जोश के साथ आपको अध्ययन करवाते रहेंगे। देखिए अपन आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त की, ध्यान देना बेटा, चंद्रगुप्त की इस घोषणा से अन्य राजकुमार चंद्रगुप्त की इस घोषणा से दोस्तों अन्य राजकुमार क्या हो गए? नाराज हो गए या दुखी हो गए। कौन कौन से हैं अन्य?
राजकुमार का नाम मिलता है हमें समुद्रगुप्त ने अपने भाई या अपने भाइयों में एक का नाम मिलता है काच। क्या नाम मिलता है बेटा? काच। और इसको ग्रंथों के अंदर तुल्य कुलज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुल्य कुलज। तुल्य कुलज अपने भाइयों को उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित कर शासक बना। देखिए, सम्राट समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि इसकी जानकारी कहाँ मिलती है और कैसे ये राजा बना। जब समुद्रगुप्त ने अपने बेटे समुद्रगुप्त को राजा घोषित कर देता है तो उसके समुद्रगुप्त के अन्य भाई इस बात से दुखी हो जाते हैं और दुखी होने के बाद में एक उत्तराधिकार युद्ध होते हैं और उस युद्ध में अंतिम विजय किसको प्राप्त होती है? सम्राट समुद्रगुप्त को अंतिम विजय प्राप्त होती है। इनके भाइयों में हमें दोस्तों ग्रंथों में काच नामक भाई का हमें उल्लेख मिलता है, जिसको दोस्तों आपके प्रयाग प्रशस्ति में तुल्य कुलज कहा गया है कि तुल्य कुलज नाम का इनके भाई के साथ में उत्तराधिकार युद्ध हुआ था और इस युद्ध में समुद्रगुप्त अपने अंतिम विजय प्राप्त करता है और मगध साम्राज्य का राजा बन जाता है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे चले बेटा, देखिए आगे चलते हैं। सम्राट समुद्रगुप्त के विजय अभियान। अब देखते हैं बेटा कि सम्राट समुद्रगुप्त ने जैसे ही राजा बना तो कौन कौन से क्षेत्रों पर उसने विजय हासिल की। क्यों? क्योंकि इस सम्राट को दोस्तों भारतीय इतिहास का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसी कारण देखते हैं कि सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में कौन कौन से क्षेत्रों को विजित करके अपने मगध साम्राज्य में मिलाया। इसीलिए चर्चा करते हैं सम्राट समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों की कि इसने कौन कौन से महान राजाओं को पराजित करके अपने साम्राज्य को बढ़ाया। तो देखिए बेटा, सम्राट समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों की जानकारी, इन अभियानों की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? देखिए एक बार कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए बेटा कि इन अभियानों की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है। तो देखिए बेटा, इन अभियानों की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। कहां से बेटा? प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। सम्राट समुद्रगुप्त की सभी विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए दोस्तों, सम्राट समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों को 5 भागों में या 5 चरणों में बांटते हैं। देखना एक बार इसके विजयी अभियानों को विजयी अभियानों को 5 चरणों में बांटते हैं। अब कौन कौन से हैं 5 चरण?
कि सम्राट समुद्रगुप्त की विजय जो अभियान है उनको इतिहासकारों ने 5 चरणों में बांटा है। अब उसमें अपन सबसे पहले चरण देखते हैं इसकी विजय अभियान के। और विजय अभियान के प्रथम चरण में दोस्तों देखिए कि क्या है क्या और क्या नहीं है। प्रथम चरण देखिए, प्रथम चरण में समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त ने प्रथम चरण में सम्राट समुद्रगुप्त ने बेटा उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर अपने क्षेत्र में विलय कर लिया। क्या कर लिया? सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने प्रथम चरण में जो पहला युद्ध किया या पहला जो चरण विजय अभियान का चलाया, इस चरण में दोस्तों आपके सम्राट समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के यानी कि उत्तरापथ के प्रथम युद्ध में प्रथम चरण में सम्राट समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कई राज्यों को पराजित करके उनका क्षेत्र अपने राज्य या साम्राज्य के अंतर्गत विलय कर लिया। किसने? सम्राट समुद्रगुप्त ने। और दोस्तों इस युद्ध की इस नीति को इतिहास में इस नीति को बेटा क्या कहा गया है? इस नीति को इतिहास में प्रबोध शरण की नीति कहा गया है। देखिए, सभी को नमस्कार बेटा, एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आपके साथ में जुड़ करके। सभी को नमस्कार बेटा, राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ में क्लास लेकर के आनंद आ रहा है। इतिहास की क्लास को पढ़ाते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इतिहास पढ़ा, ऐसे लग रहा है कि हम आपके साथ में कुछ चर्चा कर रहे हैं। कितना आनंद अपने इस क्लास के अंतर्गत आ रहा है दोस्तों। एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए ब्लैक बोर्ड की तरफ। यहां से भी आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की संभावना दोस्तों रहती है। देखिए, सम्राट अशोक के विजय अभियानों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इन विजय अभियानों की जानकारी दोस्तों हमें कहां से प्राप्त होती है? प्रयाग प्रशस्ति से हमें इन अभियानों की या विजय अभियानों की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए बेटा, इसके विजय अभियानों को कितने चरणों में इतिहास में बांटा है? 5 चरणों में इसके विजय अभियानों को दोस्तों इतिहास के अंतर्गत बांटा गया है। अपन चर्चा करते हैं प्रथम चरण की कि सम्राट समुद्रगुप्त का विजय अभियानों का जो प्रथम चरण है वो कहां है, कौन से क्षेत्र को इसने विजित किया और किन किन क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में इस महान राजा ने मिलाया। तो एक बार देखिए दोस्तों, प्रथम चरण में समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कई राज्यों को जीतकर अपने क्षेत्र या साम्राज्य में शामिल किया। और सम्राट समुद्रगुप्त की इस विजय नीति को दोस्तों क्या कहा गया है? प्रसबौद्धकरण। क्या कहा गया है? प्रसबौद्धकरण। क्या कहा गया है बेटा? प्रसबौद्धकरण। यानी कि ऐसे राज्य, ध्यान देना बेटा, प्रसबौद्धकरण का अर्थ क्या होता है कि ऐसे राज्य जिन राज्यों को सम्राट समुद्रगुप्त ने संपूर्ण रूप से जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया, उस राज्य की नीति को क्या कहा गया? प्रसबौद्धकरण।
एक बार ध्यान देना, प्रबोधकरण की नीति का मतलब होता है कि सम्राट समुद्रगुप्त ने ऐसे राज्यों को संपूर्ण रूप से जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। उन राज्यों की विजय नीति को क्या कहा गया है? प्रबोधकरण की नीति कहा गया है। तो ध्यान देना, कई बार एग्जाम में यह नीति पूछ ली जाती है और इस नीति का प्रयोग इसने उत्तर भारत के राज्यों के लिए किया है या उत्तरापथ के राज्यों के लिए किया है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चलिए दोस्तों, आगे अपन देखते हैं देखिए बेटा, गंगा यमुना के दोआब के ध्यान देना बेटा कि गंगा यमुना के दोआब के ऐसे विजयी अभियान को इस विजय अभियान को इतिहासकार आर्यावर्त का पहला युद्ध कहा गया है। क्या कहा गया है कि गंगा यमुना के दोआब के इस विजयी अभियान को इतिहासकारों ने क्या कहा है? आर्यावर्त का पहला युद्ध या उत्तरापथ का प्रथम युद्ध। ध्यान देना, आर्यावर्त का पहला युद्ध या फिर आपके उत्तरापथ का प्रथम युद्ध। ध्यान देना कि आर्यावर्त का प्रथम युद्ध या उत्तरापथ का प्रथम युद्ध कौन से अभियान में है? प्रथम चरण के अंतर्गत इस युद्ध को आर्यावर्त का प्रथम युद्ध या आर्या उत्तर भारत का या उत्तरापथ का युद्ध भी कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं बेटा, अब सम्राट समुद्रगुप्त ने कौन कौन से राजाओं का हराया? देखिए बेटा, इस अभियान में समुद्रगुप्त ने 3 राजाओं को पराजित किया। कौन कौन से हैं वो 3 राजा? देखिए बेटा कि इस अभियान में समुद्रगुप्त ने 3 राजाओं को पराजित किया। देखिए, पद्मावती और चंपावती। पद्मावती व चंपावती के राजा कौन थे? नागसेन। कौन बेटा? नागसेन। सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने उत्तरापथ के पहले युद्ध में पद्मावती व चंपावती के राजा नागसेन को पराजित किया। दूसरा आता है बेटा विदिशा के गणपति नाग। दूसरा कौन सा है? विदिशा का राजा है विदिशा के राजा गणपति नाग। विदिशा के राजा गणपति नाग को पराजित किया। उसके बाद में आपका आता है अहिछत्रपुर के राजा अच्युत देव। एक बार इधर देखिए बेटा,
सम्राट समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों में प्रथम चरण अपन देख रहे हैं। इतिहासकारों ने इस प्रथम चरण को गंगा दोआब के इस अभियान को दोस्तों क्या कहा? आर्यावर्त का पहला युद्ध या उत्तरापथ का पहला युद्ध कहा। ध्यान देना, कई बार पूछा जा सकता है कि सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में कौन सी नीति अपनाए? प्रबौद्धीकरण की नीति अपनाए। दोस्तों इस अभियान में सम्राट समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को पराजित किया? 3 राजाओं को पराजित किया। अब ये 3 राजा कौन कौन से क्षेत्र के राजा थे और इनका कौन कौन सा नाम हमें प्राप्त होता है? देखिए बेटा, पहला है पद्मावती व चंपावती का राजा था नागसेन। सम्राट समुद्रगुप्त ने इस नागसेन नामक राजा को पराजित किया। दूसरा आता है बेटा विदिशा का गणपति नाग। कौन सा है बेटा? विदिशा के गणपति नाग को भी सम्राट समुद्रगुप्त ने पराजित किया। उसके बाद में अगला आता है अहि छत्रपुर का राजा है अच्युत देव। इस अच्युत देव को भी सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने प्रथम चरण में क्या किया? पराजित किया। तो दोस्तों आपका जो प्रथम चरण होता है वो दोस्तों सम्राट समुद्रगुप्त का यहाँ पर समाप्त होता है। और अपन आगे की चर्चा दोस्तों कल की क्लास के अंतर्गत करेंगे। आज तक इतना ही बहुत है। आज की क्लास में यहाँ तक ही अपन देखते हैं। आगे की चर्चा या आगे के बारे में अध्ययन अपन कल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सभी साथियों को, सभी दोस्तों को मैं नमस्कार करता हूं। दोस्तों बार बार आपको नमस्कार करता हूं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब आपके साथ में ऐसे अपन लाइव सेशन के अंतर्गत हम रूबरू होते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो आप सभी को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। मिलते हैं कल इसी आनंद के साथ, इसी जोश के साथ, इसी जिज्ञासा के साथ और इसी समय आपके साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तो नमस्कार साथियों, आप सभी को देव परिवार की ओर से हम शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार साथियों।